एग्जाम से पहले दीजिए बहुत सारे एग्जाम, वो भी टेस्ट सीरीज के साथ, सिर्फ 99 रुपए में। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की या जेएसए की, आज ही अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने आप का स्व मूल्यांकन करें। थैंक यू। मैं ईश्वरधन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के अंदर राजस्थान अड्डा 24 पर पॉस्को की क्लास लेके आ चुका हूं, है ना। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपन कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की, ठीक है ना, पॉस्को के स्तर पे। ठीक है, आज एक ब्रश कराऊंगा स्पीड से, कहते हैं ब्रशिंग करना, है ना। आपको मैं जितना भी है वो याद कराने की कोशिश करूंगा आज, ठीक है ना। छोटे छोटे स्टेप्स में हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉस्को की बात कर लेते हैं, ठीक है। शुरुआती स्तर पर आ जाए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2019 में इसको अपडेट किया था और एक्ट के कुछ प्रावधानों में, सजा के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन किए गए थे। उन परिवर्तनों की रूपरेखा देखेंगे। लैंगिक अपराधों से हम क्या समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये। और बालकों की परिभाषा क्या है, दो शब्द अपने पास में यहाँ पर, एक तो लैंगिक अपराध और एक है बालकों का संरक्षण। थोड़ा तेज बोलता हूँ, अगर मेरी आवाज धीरे है तो आप लोगों को ना। दो है, सब बच्चे आ जाओ, क्लास को शेयर कर दो। शेयर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना ना। कहते ना केयरिंग विथ शेयरिंग या शेयरिंग विथ केयरिंग, जो भी है देख लेना। तो बाल लैंगिक अपराध क्या है और बालकों का संरक्षण। बालक कैसे, 18 वर्ष से कम उम्र के, कितने वर्ष के, 18 वर्ष से कम उम्र के। अगर मजदूरी से संरक्षण करना हो तो 14 वर्ष से कम उम्र के, है ना। इसका भी डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग एक्ट में अलग अलग उम्र का प्रावधान है, ठीक है ना। अलग अलग एक्ट में अलग अलग उम्र का प्रावधान, लेकिन अभी यही केंद्रित रहते हैं। तो बालकों की परिभाषा में कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बालक है, उनके लैंगिक जो अपराध हुए हैं, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है ना, यौन दुराचार है, ठीक है ना, मार पिटाई के साथ में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़, ठीक है ना, किसी तरह की जोर जबरदस्ती, ठीक है ना, साथ में एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसके हम जबरदस्ती और जो है और नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ में उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के साथ में, जो कि 18 वर्ष का कम है। इसमें बालक और बालिकाएं दोनों शामिल है, ये दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कम उम्र के, इसको अपन ने कई सारे फ्रेम्स में बांटा है। लैंगिक अपराध कई सारे फ्रेम्स में बांटा है। इसमें हम अपडेट भी पढ़ रहे हैं, इसमें 2020 का भी अपडेट है, जो 2019 में जो कुछ शब्दों को लेकर के, परिभाषाओं को लेकर के, सजाओं को लेकर के जो चेंज हुए, उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट, संक्षिप्त रूप से पॉस्को है। 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, के साथ यौन अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया तो ऐसे मामलों में पॉस्को कानून के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। पॉस्को की फुल फॉर्म आपको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट। अब इसके अंदर क्या है, या तो लैंगिक अपराध हुआ है या लैंगिक अपराध करने का प्रयास किया गया, दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर प्रयास भी किया गया है, किसी को आपने गर्दन से पकड़ा और कोशिश की उसका सेक्सुअल असॉल्ट करने की, सिर्फ कोशिश की है। मानो आप एक छोटा बच्चा, एक बच्ची या बच्चा बस में खड़ा है, पीछे एक आदमी खड़ा है जो इस तरह की पीड़ित मानसिकता के साथ में, बीमार मानसिकता के साथ में, उसने बच्ची को टच किया या बच्चे को टच किया, आगे धकेलने की कोशिश की या फिर पकड़ने की कोशिश की, और जब पकड़ने की कोशिश की तो लोगों ने आके उस बच्चे या बच्चे को बचा लिया। तो अगर आपने प्रयास भी किया है तब भी वो पॉस्को की श्रेणी में चला जाएगा और आप पे उचित कार्रवाई होगी। अब यहां पर जो उचित कार्रवाई है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, ये इंटेंसिटी ऑफ क्राइम कहते हैं इसको कानूनी भाषा में। अपराध की तीव्रता कितनी है, कितनी तीव्रता के साथ अपराध किया गया है, इसको देखा जाएगा। यहां पर जितनी अधिक अपराध की तीव्रता होगी, सजा भी उतनी ही तीव्र होगी। यहां पर इस बात का ध्यान रखें। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, अगर उसके खिलाफ सेक्सुअल उसका हैरेसमेंट हुआ है, असॉल्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ या कोशिश की गई है या कर दिया गया है, तो ये 2012 उस पर एक्ट लग जाएगा पॉस्को, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है अपराध हुआ या करने का प्रयास किया गया, दोनों में, दोनों के अंदर ही पॉक्सो लगेगा। अब इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी कि अपराध कितनी तीव्रता का अपराध है, कितना जघन्य अपराध है, उसके हिसाब से उसको सजा दे दी जाएगी।
ऐसे मामले में पॉस्को कानून के अंतर्गत आते हैं। ये कानून बच्चों को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील चित्र व साहित्य के इस्तेमाल जैसे अपराधों की सुरक्षा प्रदान करता है। लैंगिक हमले, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है ना, और अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी के अंतर्गत चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो प्रोहिबिटेड है, उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो 3 शब्द, लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, चलचित्र, ठीक है ना, पोर्नोग्राफी के अंतर्गत बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। या तो उन्हें शामिल किया गया, उनके साथ अपराध कर दिया गया, दोनों ही स्थिति के अंदर, या अपराध करने की कोशिश की गई है, दोनों ही स्थिति के अंदर सजा दी जाएगी अपराध की तीव्रता देखते हुए। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। इस विशेष न्यायालय की स्थापना, क्या पॉस्को के केस आम न्यायालयों में हैंडल हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में? नहीं, इसके लिए पॉस्को अदालत अलग से बनी हुई है, जिसे फास्ट ट्रैक यानी जल्दी से जो है वो मामला 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपको एविडेंस सौंप करके कार्रवाई करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये विचार भी है कि कई बार 1 महीने से ज्यादा का समय भी लगता है, तो एक विचारणीय बिंदु है ये, लेकिन आपको तो केवल गाइडलाइन याद करना है। तो 1 महीने के अंदर अंदर, है ना, अपराध से 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो कन्विक्शन हो जाना चाहिए। तो 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ। 2012 में ये एक्ट आया, उसके बाद अपडेट किया गया। स्मृति ईरानी थे उस टाइम, 2012 के, है ना, के अंदर एक्ट आया ये, और 2019 में इस एक्ट को अपडेट किया गया, कुछ संशोधन किए गए। उन संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे, वो संशोधन भी अलग से लेके आऊं, दिखाऊं आपको। वो संशोधन भी जो है वो मैं अलग से लेके आया हूं, है ना। आज 2-4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखो, ये मैं लेके आया पॉस्को अधिनियम 2012 और 2019 का जो बिल है ना, 2019 में जो अपडेट किया गया है, उसके अंदर क्या क्या अंतर है, ठीक है ना, सजाओं के अंदर। तो दोनों का लेकर आया हूं। तो जो संशोधन हुआ है उसके बारे में भी सूचना मिल जाएगी कि संशोधन किन पॉइंट्स पे संशोधन हुआ है, किन धाराओं में संशोधन हुआ है, या किन उपधाराओं में संशोधन हुआ है, इंग्लिश बोलो तो किन सेक्शंस पर संशोधन हुआ है। इसको मैं केवल हिंदी में ही लेकर आया हूं, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी तर्जुमा जो है मैं वो डाल दूंगा इसका। मुझे लगा क्लास की कई बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में जब जाते हैं तो क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होती है कई बार, है ना, ऐसा मुझे लगता है। और फिर क्योंकि न्यायिक भाषा थी तो मैं थोड़ा सा इसमें मैंने पीछे हैंडल खींचा है। वैसे मैं इसका इंग्लिश का भी जो है वो जो इसकी जो कॉपी होगी, मैं जब ग्रुप्स में डालूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मैं अंग्रेजी की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता का कोई विषय नहीं है इसके अंदर, तो अपन वो भी तुलना भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो विशेष अदालत की स्थापना है, लैंगिक हमले हैं, लैंगिक उत्पीड़न है और अश्लील साहित्य, इन तीनों के पॉस्को के अंतर्गत आते हैं। अपराध कर दिया गया या करने का प्रयास किया गया तो उस हिसाब से आपको सजा दे दी जाएगी। यहां तक ठीक है अपन, है ना। संशोधन जो किया गया 2019 में किया गया, संशोधन का ध्यान रखना, और 16 अगस्त 1900 को यह प्रभावी कर दिया गया, ठीक है। यहां तक ओके, अच्छा लग रहा है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है? 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 साल से अंतिम रूप से कम बच्चे तक, चाहे 3 साल का है, 2 साल का, 18 से जितने भी नीचे बच्चे हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं। पहली बात, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 से कम सब शामिल कर लिए। लिंग निरपेक्ष अधिनियम जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट का मतलब क्या है? लड़का और लड़कियों के लिए समान समता है ना। बच्चा तो बच्चा है, अबोध बालक है, ठीक है ना। जेंडर न्यूट्रल मतलब बालक और बालिकाओं दोनों के लिए तटस्थ है। दोनों के लिए क्या है? तटस्थ है। दोनों को ही लैंगिक अपराध के अंदर अगर बच्चा या बच्चों के खिलाफ, लड़का या लड़की के खिलाफ जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके खिलाफ अगर अपराध किया गया है, उस अपराध की इंटेंसिटी क्या है, उसके लिए सजा क्या है, तो ये लिंग निरपेक्ष अधिनियम है, न्यूट्रल एक्ट है ये, जेंडर न्यूट्रल एक्ट। ये दोनों पे समान रूप से लागू होता है, और दोनों जो बच्चे हैं जिनके खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या लैंगिक असॉल्ट हुआ है या पोर्नोग्राफी के अंतर्गत लाए गए हैं, बच्चों के खिलाफ हुआ है, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। न्यूट्रल एक्ट है, दोनों के पे बराबर रूप से लागू होता है और दोनों को बराबर रूप से प्रोटेक्शन देता है। अगर किसी आदमी ने किसी लड़के का अगर मॉलेस्टेशन किया है, उसका असॉल्ट किया है या उसका लैंगिक उत्पीड़न किया है, ठीक है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में उसको शामिल किया है, लड़के को किया है, तब भी सजा की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, उसको उत्पीड़न ही माना जाएगा, उसे अपराध ही माना जाएगा। तो लड़का और लड़कियों को इसमें दोनों को बराबर रखा गया, इसलिए इसको जेंडर न्यूट्रल एक्ट कहते हैं। ध्यान रखना, पूछ ले कि पॉस्को की प्रकृति क्या है, तो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है पॉस्को। एक कैसा एक्ट है? एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ध्यान रखना इस चीज का। बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए अपराध की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और शीघ्र परीक्षण ट्रायल हेतु बाल मित्र प्रक्रिया प्रदान की गई है। बाल मित्र नियुक्त कर दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी अपराध की रिपोर्टिंग हो, एफआईआर दर्ज हो,
बच्चे को प्रोटेक्शन में रखा जाए, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग हो, शीघ्र परीक्षण हो, एफएसएल जांच वगैरह है, मेडिकल मुआयना वगैरह है, ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से किया जाए। इसके लिए बाल मित्र की प्रक्रियाएं जो है वो प्रदान, बाल मित्र बनाया जाएगा इसके लिए, जिससे प्रक्रियाओं को फास्ट किया जा सके, तेजी से किया जा सके, ठीक है ना, जिससे अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। इसका मुख्य रूप यही है। प्रवेशन लैंगिक हमला, इसमें क्या क्या शामिल किया गया, ध्यान देना। प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर मतलब किसी भी तरीके से गुप्तांग के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़, ठीक है ना, की गई है, पेनिट्रेशन किया गया है अगर, ठीक है ना, यहाँ पर पेनिट्रेशन से मतलब समझे आप, मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं इन चीजों को समझाते हुए। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर किया गया है, ठीक है ना, गुरुतर प्रवेशन लिंग हमला किया गया है ना, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, गुप्तांगों पर हमले किया गया है, ठीक है ना, या जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाने की जो है वो कोशिश की गई है, और अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की गई किसी भी तरीके से, ठीक है। साथ में लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है और उस शारीरिक संबंध को बनाने के लिए मारपिटाई की गई है, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, किया गया है के मामलों में सबूत भार आरोपी पर है, ठीक है ना। अगर इन चारों में से कुछ भी किया गया है, ये 2019 में इस परिभाषा को खोल करके समझा दिया गया, ठीक है ना, अच्छे से समझा दिया गया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, ठीक है ना, गुरुतर प्रवेशन लिंग हमला क्या है, लैंगिक हमला क्या है, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है। जितना जघन्य अपराध होगा, प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक जघन्य अपराध है कि बच्चे के साथ मार पिटाई करने के साथ, ठीक है ना, नशीले पदार्थ खिला करके बच्चे के साथ जो है वो जोर जबरदस्ती की गई है। साथ के अंदर बात कर ले, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की बात कर ले अगर, तो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुप्तांगों से छेड़छाड़ की गई है, चोट पहुंचाई गई है, ठीक है ना। साथ के अंदर लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, ठीक है ना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए मार पिटाई की गई है, ठीक है ना। और गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है इसी प्रकृति का। ये तीनों प्रकृतियां जो लैंगिक हमले की जो स्थिति है वो ये जो है वो जघन्य अपराधों के अंतर्गत है। तो इस पॉस्को की जब परिभाषा को परिभाषित किया गया तो उसमें एक एक शब्द पे जोर दिया गया कि जितना इंटेंसिटी होगी अपराध की, और अपराध की इंटेंसिटी तय करने के लिए पॉस्को की परिभाषा को भी पुनः गठित किया गया, पुनः लिखा गया। उसके अंदर ये सब अच्छे से समझा दिया गया कि ये सब भी अगर हो रहा है तो वो पॉस्को के अंतर्गत ही जाएगा। और क्या किया गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया बच्चे के साथ में, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, किस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, कितनी इंटेंसिटी है, ये बहुत जबरदस्त तरह की इंटेंसिटी है, इससे बहुत नुकसान पहुंचता है बच्चे की आत्मा पर भी और बच्चे के शरीर पर भी। तो जैसा हमला होगा लैंगिक हमला, ठीक है ना, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, पेनिट्रेटिव होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से सजा तय कर दी जाएगी। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो अंतर बहुत कम है, ठीक है ना, बस अपराध की इंटेंसिटी को जानने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अपराध की रूपरेखा अंतिम बिंदु तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और अपराधी बच ना पाए। कोई भी गली निकाल कर, कहते हैं पुलिस डाल डाल तो अपराधी पात पात, तो अपराधी बच ना पाए, इसलिए बहुत ही अच्छे से सलीके से इसको परिभाषित किया गया यहां पर। तो ये चार है, ध्यान रख लेना। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जैसे एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में सबूत भार आरोपी पर है। बाल यौन शोषण के मामलों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है, हर हाल में रिपोर्ट दबाई नहीं जाएगी, ये अनिवार्य की भूमिका के अंदर आती है। तो न्यूट्रल एक्ट है, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया गया है, लड़के लड़के दोनों पर को सुरक्षा देने के लिए है, ठीक है ना। इसको 4 भागों में बांटा जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, साथ में एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, साथ में सेक्सुअल असॉल्ट, साथ में एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इन चारों को बाल यौन शोषण के मामले में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। शिकायत किससे और कहां करें, रिपोर्टिंग का मामला होगा तो क्या करेंगे, अपराधों की रिपोर्ट करना। कोई व्यक्ति जिससे बालक भी शामिल है, जिससे यह आशंका है कि कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जानकारी निम्नलिखित को उपलब्ध करवाएगा। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका अपराध हुआ है, या किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के बारे में पता है, बच्चा डर गया, बच्चा चुप हो गया, अधिकतर मामलों में तो यही होता है, बहुत सारे मामलों में यही होता है। सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श, कई बार सेक्सुअल असॉल्ट,
ठीक है ना। कई बार बहुत बुरी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट, जिसको पेनिट्रेटिव या एग्रीगेट, पेनिट्रेट करना, मतलब गुप्तांगों को पेनिट्रेट करना इसके अंदर, ठीक है। जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना मार पिटाई के साथ में, और कई बार बच्चे बोल भी नहीं पाते बेचारे, और फिर सामाजिक दबाव भी इतना होता है कि दबा दिया जाता है विषय वस्तु को, इसलिए कोई अदर व्यक्ति को उसको पता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो सूचना दे सकता है, उसकी ये आजादी है, उसको ये क्या है, बिल्कुल आजाद भूमिका में। मुझे ऐसा लग रहा है कि विषय मुझे पहले पढ़ा लेना चाहिए था है ना। तो क्या करना है, उपलब्ध कराएगा, प्रत्येक थाने पर नियुक्त विशेष किशोर पुलिस यूनिट होगी, उसको उपलब्ध कराएगा। स्थानीय पुलिस को टोल फ्री नंबर होगा यहाँ पर 1098 और 100, है ना। इनके माध्यम से जो है वो सूचना क्या की जाएगी, प्रेषित की जाएगी, संप्रेषित की जाएगी, ठीक है। ओके, आगे और भी है, बहुत पूरा प्रोसीडिंग है आगे। इस तरह के किसी अपराध की रिपोर्टिंग ना करने पर, झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान है। अगर आपने झूठी शिकायत कर दी, पॉस्को के झूठे मामले भी बहुत बड़े हैं, आपसी जमीनी मामलों के अंदर, है ना। पॉक्सो आपसी जमीनी मामलों के अंदर देखने में आया है उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के अंदर कि झूठा पॉस्को का केस बनवा दिया, तो जो झूठी शिकायत अगर हुई है तो फिर कार्रवाई होगी, झूठ पे कार्रवाई होगी, है ना। कई सारे घरों को खराब भी कर दिया इस एक्ट ने। लेकिन अपराध की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, एक बच्चे को सुरक्षित रखना समाज में इतना आवश्यक है कि लोग इसको अपने बचाव के हथियार के रूप में भी ले रहे हैं। खास करके जमीनी मामलों में अक्सर शिकायत हो जाती है पॉस्को की, जमीनों का कब्जा छुड़वाना, आपस में मारपिटाई हुई और पॉक्सो एक्ट में सामने वाली पार्टी को अरेस्ट करवा दिया कि साहब हमारे बच्चे के साथ मारपिटाई की, तो सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट हो जाएगा। या फिर जमीनी लड़ाई हुई, आपस में लाठी भाटा जंग हुई, कोई पत्थर जाकर के महिला के शरीर पर लगा और किसी ऐसे अंग पर लग गया, ठीक है ना, जो सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो उठा करके डलवा दिया अंदर। जबकि अपराधी की भी इंटेंसिटी ये नहीं थी कि उसको मारेगा। तो ऐसे कई सारे अपराधों के ऊपर भी कहा गया कि झूठी शिकायत अगर हो रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। रिपोर्ट, शिकायत लिखित रूप से दर्ज की जाएगी, पहला पॉइंट है। अगर सच में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो, और रिपोर्ट 100% सही है तो रिपोर्ट दर्ज करने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाएगी, है ना। क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन सी धाराएं, क्या कुछ उसने बोला और क्या कुछ लिखा गया है, पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में रिपोर्ट की प्रविष्ट की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, ऑन रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, रिपोर्ट पढ़ करके सुनी जाएगी, बकायदा अपडेट की जाएगी, ठीक है। यदि यह रिपोर्ट एक बच्चे द्वारा दी गई है तो उसे सरल भाषा में दर्ज किया जाएगा, सरल भाषा में, क्लिष्ट भाषा में नहीं, बच्चे को समझ में आ जाए। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन इंग्लिश में तो हिंदी और कई भाषाओं में आने की संभावनाएं बन गई हैं, ठीक है ना। आप अंग्रेजी में आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुछ बोल गए, देश है लोग हिंदी बोलते हैं या कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, बेचारा वो चुपचाप व्यक्ति खड़ा है मुंह बांधे हुए। इसके ऊपर कई सारे अपने जो समाज के जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की, और ये बात बहुत जनरल बात है, अंग्रेजों ने भारत के साथ यही किया, ठीक है ना। और ये गलती अब हम नहीं कर सकते हैं, इस गलती को हमें सुधारना होगा, ठीक है ना। कि एक एपेक्स कोर्ट बैठा है, उसने एक फैसला दे दिया, वो बेचारा वो गरीब किसान खड़ा है, उसको पता ही नहीं क्या डिसीजन आ गया मेरे खिलाफ, हवाई नहीं लग रही उसको। वकीलों ने आपस में बातचीत की, उससे फीस लेके भैया आओ हथकड़ी लगा के तुम जेल हो गई है और तुम्हें 6 महीने छुड़वा लेंगे। सरल भाषा में लिखना है। अगर बच्चे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, या हो सकता है स्वयं खुद बच्चा जिसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसने हिम्मत जुटाई और थाने तक पहुंच गया, तो ये जरूरी है कि बहुत सरल भाषा में रिपोर्ट हो और उसको पढ़ करके सुनाई जाए, उसके सामने उसको अपडेट की जाए, उसकी कॉपी उसको दी जाए बकायदा। जो रिपोर्ट की सामग्री बच्चा समझ सके, यदि मामला उस भाषा में दर्ज किया गया है जिसे बच्चा नहीं समझ सकता तो बच्चे को एक अनुवादक या दुभाषा उपलब्ध कराया जाए। हो सकता है कोई हिंदी पट्टी का बच्चा केरल में गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, कोई केरल का बच्चा ऊपर आया, उसको आती अपनी भाषा है, क्या गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, अपनी भाषा अपनी मातृभाषा तो आनी चाहिए, और वो केवल वही मातृभाषा जानता है तो फिर दुभाषा उपलब्ध कराएंगे। एक ऐसा व्यक्ति लाएंगे जो अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम कोई लैंग्वेज समझता हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का है। मान लो कि बंगाली व्यक्ति कश्मीर गया, अब वहां पर बच्चा के साथ असॉल्ट हो गया सेक्सुअल, जो पॉस्को के अंतर्गत अपराध है, तो फिर उसको दुभाषा उपलब्ध करा करके और एक सरल रिपोर्ट बना करके पेश की जाएगी, जिससे बच्चा पढ़ सके उस रिपोर्ट को कि सच में उसने क्या लिखा है। क्योंकि होता क्या है कि थाने के स्तर पे अक्सर ही विचारणी बिंदु के बोला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है और केस बन के क्या ही जाता है, ठीक है ना। और अक्सर आपने देखा होगा एक मामले के अंदर थाने जाना हुआ तो कहा कि तू साइन कर दे, इसके में से मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ज्यादा जबान लड़ा रहा है क्या, थाने में अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादा जबान लड़ा रहा है, क्या पड़ेगा इसमें। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगा जब तक कि मेरा लॉयर नहीं आ जाता। मेरा लॉयर आएगा
वो मुझे कहेगा साइन कर दे तो मैं कर दूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो फिर आपसे हार्श लैंग्वेज में बात करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। शायद पुलिसिंग अब लगातार सुधर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस हमारी जन रक्षक है ना, उसको एक इनोसेंट आदमी की भावनाओं को समझना चाहिए, ठीक है। और कम से कम उन्हें जब भी वो किसी अपराध के बारे में दर्ज कराओ तो झूठे आरोप लगा करके किसी को व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी, अगर कोई व्यक्ति थाने में बैठा है और अगर कोई है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उससे बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ पेश आए, ठीक है ना। हर एक केस को वहां पे क्या, जैसे थाने जाते हो आप, वैसे ही आपको जो अपराधी होता है वो तो उसने तो अपराध किया है, लेकिन जो अपराधी नहीं होता उसको भी इतना बैडली ट्रीट करते हैं कई बार कि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है वो दुनिया का ठीक है ना। ये एक थाने की आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है ना। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो बहुत सारे अमेंडमेंट हो, बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश है वहां पर भी। वो भी क्या करें, वो भी बहुत दबाव में काम करते हैं, उनका भी अपना एक मिजाज है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाएगा इस चीज का कि बहुत ही आसान भाषा के अंदर जो है वो डिलीवर किया जाएगा। जो रिपोर्ट लिखवाई है बहुत आसान भाषा में, अगर दो भाषा उपलब्ध कराया जाएगा, अगर वो उस भाषा में नहीं है, किसी और जगह है, कोई और केस है, कोई और भाषा बोली जाती है, तो दो भाषा, बंगाल में हिंदी पट्टी का बच्चा है, बंगाली नहीं जानता, हिंदी में दो भाषा होगा वहां पे ना। इस तरह से समझ गए होंगे आप मेरी बात। जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को यह विश्वास हो जाता है कि ये बालक, इसके विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब लिखित रूप से कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा उसे देख रेख और संरक्षण जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी देने की आवश्यकता। 24 घंटे के अंदर अगर लग जाता है रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो 24 आवर्स के अंदर उसको संरक्षित किया जाएगा बच्चे को। अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल या संरक्षण गृह जो है वहां पर उसको ठहराया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ध्यान रखना यहाँ पर 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, इज नॉट 48 घंटा, इज नॉट 72 घंटा, इज नॉट 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स, इज जस्ट लाइक 24 आवर्स पिन पॉइंट। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको संरक्षित किया जाएगा। अगर उसके शरीर पर घाव है, ठीक है ना, तो उसे तुरंत प्रभाव से अस्पताल भर्ती कराया जाएगा, नहीं तो उसको संरक्षण गृह जो है वहां पर उसको रखा जाएगा सुरक्षित, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना। इस चीज को याद रखना, 24 आवर्स। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मैं अड्डा 24/7 के मेरी कम्युनिटी जो है ज्योग्राफी बाई यशवर्धन, उस पर भी डाल दूंगा। उस कम्युनिटी पे आप कैसे जाएंगे, तो मोर पे क्लिक करें, नीचे यशवर्धन सर का लिंक आएगा एक, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका ऐप डाउनलोड होगा। सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाए, सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाने के बाद में आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो राजस्थान सेलेक्ट करें, और राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है नीचे आएगा माय होम, माय कम्युनिटी, माय कंटेंट, माय स्टोर, माय कम्युनिटी पे जाएं और माय कम्युनिटी पे जाकर क्लिक करें और ज्योग्राफी बाई यशवर्धन को सर्च करें और उसको फॉलो कर लें, ठीक है। तब लिखित रूप से कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा देख रहे में संरक्षण, जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाने देने की व्यवस्था दी गई है। विशेष किशोर पुलिस यूनिट तथा स्थानीय पुलिस बिना देर के 24 घंटे के भीतर ही पॉस्को के मामले में बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय, जहां कहीं विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया हो, वहां सत्र न्यायालय को रिपोर्ट दर्ज करेगी। अगर विशेष न्यायालय नहीं है पॉस्को का तो सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट के अंदर रिपोर्ट दर्ज करेगी और बाल कल्याण समिति को सम्मिलित कर लेगी, है ना। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को शामिल करेगी। साथ में अगर पॉस्को की स्पेशल यूनिट है उस जिले में तो उसको सूचित करेगी, नहीं तो सत्र न्यायालय जो है 2 कोर्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामले सुनता है, सेशन कोर्ट IPC के मामले सुनता है, ठीक है ना, क्रिमिनल मामले सुनता है। तो ये सत्र न्यायालय या आपराधिक मामला है तो सत्र न्यायालय सुनेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सत्र न्यायालय जो है, एक जज जो होता है वो सत्र न्यायाधीश भी होता है और डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, दोनों वही होता है। जब वो सिविल का मैटर सुन रहा होता है तो डिस्ट्रिक्ट जो जैसे डिस्ट्रिक्ट जज यशवर्धन सिंह, क्योंकि मैंने सिविल का मैटर सुना, जैसे मेरे पास कोई क्रिमिनल मैटर आया, जैसे पॉस्को का मैटर आया, वैसे मेरे नाम का डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज से मैं हो जाऊंगा सेशन जज, कि सेशन जज ये मामला सुनेंगे अब आपका। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो सेशन जज जो है, सेशन कोर्ट इस मामले को सुनवाई करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, सत्र न्यायालय, अपराधों के लिए सत्र न्यायालय है, ठीक है ना। और सिविल मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। समझ में आ गई? जिला न्यायालय। और बिल्डिंग एक ही होती है, मैं फिर कह देता हूं, न्यायाधीश भी एक ही होता है। जैसा मैटर होता है वैसे डेजिग्नेशन होता है। जैसे सिविल मैटर आया तो डिस्ट्रिक्ट जज यशवर्धन या डिस्ट्रिक्ट जज रमेश जी, या फिर जैसे ही मामला जो है वो आया आपराधिक मामला तो सेशन जज यशवर्धन, ठीक है ना। बस वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन, कैसा आरोप है, कैसा अपराध है, उसके हिसाब से किस मैटर का है, क्रिमिनल प्रोसीजर है या सिविल प्रोसीजर है, उसके हिसाब से डेजिग्नेशन चेंज होता है। सत्र न्यायालय का मामला है, ये ध्यान रखना।
ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, ये सत्र न्यायालय में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना, सत्र न्यायालय का मामला है और इसमें बाल कल्याण समिति को शामिल किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के बारे में किसी सद्भावना से जानकारी देता है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति एक्स है, उसने वाई का यौन उत्पीड़न देखा है और उसने शिकायत दर्ज करवाई है और वाई को जब लाया गया उससे बातचीत की गई और वाई ने भी कहा कि बिल्कुल साहब मेरे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी आप तक पहुंचने की, तो जो एक्स व्यक्ति जिसने शिकायत की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपराध क्यों या अपराधी क्यों बच जाते हैं? क्योंकि जो अपराधी की शिकायत करने वाला होता है उसे डर लगता है कि पुलिस उसके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं कर दे। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ एक बार, उसने कुछ चोरों को पकड़ाया जयपुर के अंदर और उसको पुलिस ने इस तरह से ट्रीट किया जैसे वो खुद अपराधी है। हम पहुंच गए थे सही टाइम पे उसे बचाने के लिए वकीलों की फौज लेकर के, लेकिन मतलब पहली बार देखा कि मैं तो चोर पकड़ा है और ये उल्टा मेरे पे आरोप लगा रहा है और वो चोर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हल्की हल्की साठ गांठ थी आपस में। मतलब और भी बहुत सारी बातें जो हमको उस दौरान पता चली, कई सारे फोन हमारे पास भी आए फिर, है ना, राजीनामे के लिए, ठीक है ना, जिनमें मतलब पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। तो ऐसा होता है कई बार, है ना, ठीक है ना, सब पुलिस वाले खराब नहीं है सब, है ना, पुलिस वाले हैं। तब मैं रात को 10 बजे 11 बजे अकेला घर पहुंचता हूँ, है ना। एक बार मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ रात को 2 बजे सड़क पे और पुलिस की पीसीआर आ रही थी, उसने मुझे रुक के पूछा भाई साहब क्या बात हो गई, मैंने कहा टायर पंचर हो गया। उस दिन मुझको ऐसा लगा जैसे भगवान आ गए। सच में होता है। पुलिस को देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सुरक्षा। और इसलिए हर एक पुलिसकर्मी को कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में वो सुरक्षा की भावना बनी रहे। ये बहुत आवश्यक है सच में। पुलिस का महत्व तभी समझ में आता है जब आप अकेले कहीं फंस जाते हो और दूर से एक गाड़ी चलती हुई आती है, आपको लगता है भगवान आ गए। ऐसा रात को 2 बजे खड़ा था, सुनसान सड़क था, मैंने कहा यार यशवर्धन और टाम टूम तो पहनता ही हूँ इधर उधर में, पहले तो इनको उतार के रखा मैंने फटाफट अंदर। उसके बाद मतलब मैं भगवान को याद कर रहा था, ये भगवान आ जाओ। जैसे ही दूर से पुलिस आई, सच में ऐसा लगा जैसे द्रौपदी के चिरहरण के समय स्वयंभू कृष्ण भगवान आ गए थे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। मैं उनके मतलब पैर छुए मैंने एएसआई साहब के, मैंने कहा साहब धन्यवाद आप आ गए, मैं बहुत डर गया था यहाँ पे। अरे डरने की क्या बात है, मैंने अभी तेरा टायर चेंज करवाते हैं, देख आराम से बढ़िया टायर चेंज करवाया, ठीक है। तो दैट्स द वे, इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, ठीक है ना। पर पॉस्को के अपराधों में देखा गया है कि पुलिस बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील रहती है, ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव रहती है और इस तरह के मामलों पे क्योंकि मीडिया की भी नज़र रहती है तो बहुत ढंग से होता है। इसलिए जिसने शिकायत की है और शिकायत अगर सही है तो उसको भी प्रोटेक्शन देगी पुलिस, है ना, तंग नहीं करे। 24 घंटे के अंदर सत्र न्यायालय में पेश करना है बच्चे को, बाल संरक्षण के अंदर या अगर अस्पताल की आवश्यकता अस्पताल में रखना है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग हो जानी चाहिए सत्र न्यायालय में, है ना। ये सत्र अपराध का मामला है, सत्र न्यायालय में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा। पॉस्को के तहत दंड क्या है अब ये देख लेते हैं, ठीक है ना। पॉस्को के तहत क्या है, दंड क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, बालकों में बालक और बालिका दोनों है ना, जैसे चाइल्ड को इंग्लिश में बालक कह देते हैं, इज मेल एंड फीमेल दोनों है इसके अंदर ना, गर्ल्स एंड बॉयज। 2012 के प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा का विस्तार किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा का विस्तार किया गया है। 2012 में एक्ट आया, 2019 में इसको अपडेट किया गया। तो पोर्नोग्राफी जो शब्द है विस्तार किया गया है, जो पॉक्सो अधिनियम 2012 में नहीं था, तो पोर्नोग्राफी का अपडेट किया गया है। तो आपसे पूछ ले कि 2012 से 2019 के एक्ट में क्या अपडेट किया गया है या क्या अमेंडमेंट किया गया है या क्या संशोधन किया गया है, तो पोर्नोग्राफी की परिभाषा को विस्तार से समझाया गया है कि पोर्नोग्राफी वीडियोस होते हैं ना, अश्लील वीडियोस, उनके अंदर बच्चों को शामिल कर लेना, ठीक है ना। तो पोर्नोग्राफी क्या होती है इसकी परिभाषा को से विस्तार समझाया गया है, तो यह अमेंडमेंट किया गया है। पहले पोर्नोग्राफी की परिभाषा 2012 के अंदर इतनी विस्तार रूप से शामिल नहीं थी, लेकिन 2019 के अंदर जब एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया और इस एक्ट को स्मृति ईरानी जी ने पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर 2019 में और 16 अगस्त 2019 को यह पारित हो गया बिल, ठीक है ना। तो पोर्नोग्राफी की विस्तृत चर्चा की गई। तो पोर्नोग्राफी की परिभाषा के अंतर्गत जो है वो संविधान संशोधन किया गया 2019 के अंदर, ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की नई परिभाषा में लिखा गया है, बाल पोर्नोग्राफी यौन स्पष्ट आचरण के किसी भी दृश्य चित्रण के रूप में परिभाषित है जिसमें एक वास्तविक बच्चे की तस्वीर, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित छवि शामिल है। धारा 2 उपखंड 1 का विषय है। तो ये धारा 2 का विषय है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को कि ये धारा 2 का विषय है कि अगर किसी बच्चे को किसी अश्लील दृश्य, चलचित्र, चित्र, वीडियो, और आजकल एआई भी आ गया है आपका, इसके ऊपर भी कानून बनाने की तैयारी चल रही है ना। बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेस को इस तरह से अश्लील पहनावा में दिखा दिया जाता है। मोदी जी को तो गरबा करते हुए दिखा दिया, ठीक है ना। किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, ठीक है ना। और जो लोग समझदार नहीं होते उनको क्या लगेगा, अरे
कई लोग का तो जीवन ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से चलता है। उनका ज्ञान इतना कुंद हो चुका है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जी रहे हैं। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं, जिनका अधचल गगरी छलकत जाए वाला मामला है, थोता चना बाजे गणा, उनके लिए बहुत घातक है व्हाट्सएप। वो हर एक चीज को सही मान लेते हैं, ठीक है ना। चूने के अंदर 100 बीज मेथी के डाल दो अगर आप, ठीक है ना, और उन्हें अगर 21 दिन तक छत पे रखो तो आपका जो है वो भाग्य जाग जाता है। अरे चूने के अंदर 100 मेथी के दाने, समझ रहे हो बात को। ऐसा हमारे घर में भी एक व्यक्ति ने किया, मैं दूर क्यों जाऊं, मेरा घर भी इससे पीड़ित है। किसी ने लिख दिया कि अगर ग्लिसरीन के अंदर कोलगेट मिला के लगाया जाए तो बाल साफ हो जाते हैं शरीर के। ग्लिसरीन में कोलगेट मिला करके लगाया जाए, कि व्हाट्सएप पे आया था और मैंने इंस्टा पर भी रील देखी थी। व्यक्ति ने लगाया, व्यक्ति की खुजली हो गई, व्यक्ति के बाद में घाव हो गया एक छोटा सा खुजली करने से। इसके जरिए हो सकता है बच्चा बदनाम हो सकता है, बच्चे की आत्मा पीड़ित हो सकती है, लहू लुहान हो सकती है, ठीक है ना। और वो किसी को दिखा भी नहीं सकता बेचारा। कई बार झूठे वीडियो बना लिए जाते हैं जबरदस्ती के, सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए, और बाद में बच्चों या बच्चों को धमकाया जाता है कि इस वीडियो को हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो पोर्नोग्राफी की परिभाषा 2012 में इतनी विस्तृत रूप से नहीं थी, लेकिन 2019 में विस्तृत रूप से परिभाषित की गई। तो संविधान संशोधन हुआ, यहाँ पर बिल में संशोधन किया गया, ध्यान रखना। तो 2012 के बिल में संशोधन 2019 को हुआ और पोर्नोग्राफी की विस्तृत परिभाषा दी गई। तो पोर्नोग्राफी को जो है इसमें शामिल कर लिया गया। और पोर्नोग्राफी के अंतर्गत क्या था, बच्चे की तस्वीर, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनित छवियां, ये सब शामिल है। ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जाएगा, ठीक है ना। बिना कपड़ों की तस्वीरें, जबरदस्ती संबंध बनाते हुए तस्वीरें, सेक्सुअल असॉल्ट की तस्वीरें, मार पिटाई की तस्वीरें बच्चों के साथ में, जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, केवल सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। चले भाई, तो धारा 2 के अंदर शामिल किया गया इस पोर्नोग्राफी को। प्रश्न, पोर्नोग्राफी धारा 2 2019 में परिभाषा दी गई, इन सबको शामिल किया गया। वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनित चित्र, ध्यान रखना, गलती मत करना। 24 घंटे के अंदर सत्र न्यायालय, बाल संरक्षण समिति, ठीक है ना, बच्चे को संरक्षण अस्पताल या संरक्षण गृह, ठीक है ना, सरल भाषा में बयान दर्ज होगा, दुभाषा उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना। यहां पर आगे बढ़ जाऊं यहां से, चलो भाई। अपराधों और दंड के प्रावधान, ठीक है ना, अपराधों और क्या है, दंड के प्रावधान भाई यहां पर। तो प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एक व्यक्ति जब किसी सीमा तक बच्चे की, आराम से पढ़ना है इसको, बड़ा दिमाग रख करके पढ़ना, ठीक है ना। ये क्लास में इसलिए लेके आया हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है ना। तो बहुत ही गंभीर होकर के पढ़ना, ठीक है ना। यह विषय बाल अपराध से जुड़ा हुआ है, और जिसके खिलाफ बाल अपराध होता है ना, वो घाव तो शरीर के बाहर दिखते दिखते और घाव भर भी जाते हैं, लेकिन आत्मा के घाव जीवन भर नहीं भरते हैं बच्चों। तो ये विषय बहुत गंभीर है, ठीक है ना। इस विषय की गंभीरता जो है, ठीक है ना, उससे आप समझना कि बाल अपराध जो है ना, एक बच्चा जो बिल्कुल इनोसेंट था, एक बच्चा जिसे कुछ पता ही नहीं था, तुमने उसको एक ऐसे दलदल में घसीट लिया किसी व्यक्ति ने जो कि पीड़ित बीमारू मानसिकता के साथ मौजूद था, और उस बच्चे का जीवन खराब कर दिया आपने। तो जिंदगी भर ये आत्मा के घाव नहीं हटते हैं बच्चों। इसलिए जब कमेंट सेक्शन में जाओ तो किसी प्रकार का अश्लील कमेंट किया ना तो परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, और साइबर एक्ट के थ्रू कार्रवाई भी हो सकती है। मैं इसलिए सूचित कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की मानसिकता हो सकती है ऐसी। वैसे मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं वार्न कर रहा हूँ, है ना, बहुत ध्यान से और पूरी सेंसिटिविटी के साथ पढ़ना, पूरी संवेदना और सिंपैथी के साथ में इस चीज़ को देखना। मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी और सिंपैथी दोनों चाहता हूँ, और अवेयरनेस भी, और कंटेंट भी एग्जाम के थ्रू, है ना। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है, या बच्चे को उसके साथ या अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है जबरदस्ती। कोई वीडियो बना रहा है मान लो, है ना, ठीक है। किसी सीमा तक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा, वेजाइना, पेनिस, एनिस में कोई वस्तु या शरीर या अंग में जो लिंग नहीं हो प्रवेश करता है, या बच्चे को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है। कोई रॉड है, लोहे की रॉड है, कुछ भी ऐसा करके उसका बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके गुप्तांगों में या उसके आसपास, ठीक है ना, एनिस है, ठीक है ना, गुदा मार्ग है, वहां पर प्रवेश करवा रहा है, तो उसके लिए जो है धारा क्या है, अगर ये अपराध उसने किया है तो धारा 4 के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में धारा 3, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद ये धारा 3 और धारा 4 क्यों कर दिया इन्होंने। एक बार मैं अपना पीडीएफ देखता हूँ, इसका मूल पीडीएफ जो मैंने बनाया था।
एक बार देखता हूँ, उसकी धारा देख लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। पढ़ें, अच्छे से सीखें चीजों को, गंभीरता से ले इस विषय को, ये विषय बहुत जरूरी है। इवन मैं तो कहता हूँ समाज में हर व्यक्ति को विषय पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, ये ठीक है ना। धारा 3 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया और इस धारा के अंतर्गत धारा 4 में ये अपराध जो है वो शामिल किया गया है। धारा 3 में ये अपराध है और धारा 4 के अंतर्गत इसमें सजा दी गई है। तो सजा क्या है इसकी? 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा होगी, जुर्माना लगेगा। यदि बालक की अवस्था 16 वर्ष की से कम है तो कठोर कारावास 20 वर्ष से कम नहीं होगा। किंतु ठीक है ना, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे कि उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीते और जुर्माना। तो यहां पर क्या व्यवस्था की गई है? यहां पर व्यवस्था की गई है कि अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में, अगर 18 वर्ष का 16 साल से अधिक उम्र का बच्चा है तो 10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा है, और अगर 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो 20 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 वर्ष, धारा 4, ठीक है ना, 16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष से कम नहीं होगा। किंतु जो आजीवन कारावास तक बदला जा सकता है। बच्चे के शरीर किसी अंग को इस तरह से काम में लेता है जिससे एक बच्चे की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा शरीर किसी भी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या वह बच्चे की लिंग, योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपने मुंह लगाता है, या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चे को करवाता है ना, तो इस व्यक्ति को लैंगिक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ठीक है ना। मुंह लगाना, किसी वस्तु को प्रवेश करवाना, ठीक है ना, खुद के गुप्तांगों को प्रवेश करवाना, ठीक है, ऐसी कोई हरकत करता है तो ये अपराध धारा 3 के अंतर्गत आता है। और इस धारा 3 के अपराध के अंतर्गत धारा 5 के अंदर, धारा 4 के अंदर सजा होगी 10 से लेके 20 साल तक का कारावास है। 16 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 20 साल से लेके आजीवन तक का कठोर कारावास है। 10 से लेकर के आजीवन कारावास हो गया आपका पहली पॉइंट धारा 4 में। दूसरा, अगर 16 साल से कम उम्र है बच्चे की, 18 से 16 के बीच में तो ये है, और 16 साल से कम उम्र बच्चे की तो 20 साल से लेकर आजीवन तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत। और धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को समझाया गया है। किसको समझाया गया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को जो है वो डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट असल में क्या होता है, उसको धारा 3 में बताया गया। और धारा 4 के अंदर सजा निर्धारित की गई है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ केस बच्चा एज 16 से 18 के बीच में तो 10 साल से लेकर आजीवन तक का कारावास। फिर इंटेंसिटी देख रहे हैं कि उम्र कितनी कम है, जितनी कम उम्र होगी उतना ही अपराध की इंटेंसिटी अगर बढ़ी है तो सजा भी बढ़ती जाएगी। 16 साल से कम उम्र है तो 20 साल से लेकर आजीवन तक का कारावास दे दिया जाएगा। धारा 3 में परिभाषा समझाई गई है प्रवेशिक लैंगिक हमले की कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट असल में होता क्या है, और उसके अंतर्गत सजा का प्रावधान धारा 4 में समझाया गया है। 10 साल से लेकर आजीवन तक का कारावास, 16 साल से कम है 20 साल से लेकर आजीवन तक का कारावास। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट, आई थिंक, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब धारा 5, उत्तेजित या गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला, एग्रीगेट पेनिट्रेटिव, है ना, ठीक है ना। तो यहां पर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, इसको काट देता हूं मैं, ठीक है। बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के लिए जिम्मेदार परिवार के व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, डॉक्टर, अध्यापक, लोक सेवा, बाल गृह के कर्मचारी बच्चों पर प्रवेश लैंगिक हमले का अपराध करते हैं तो इसमें बता रखा है कि कौन कौन लोग अगर हमला करते हैं, ठीक है ना, कौन कौन लोग अगर हमला करते हैं। जैसे कि कोई परिवार का सदस्य है, ठीक है ना, व्यक्ति है, परिवार का व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी है, सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सेनाओं के सदस्य हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक है, लोक सेवक है, बाल मतलब सरकारी कर्मचारी हैं, परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। कर्मचारी अगर प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध करते हैं तो उन परिस्थितियों में यह अपराध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। हमले में ऐसे मामलों में भी शामिल है जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो, या हमले बच्चे के यौन अंग सेक्सुअल ऑर्गन्स घायल हो जाए, या बच्ची गर्भवती हो जाए इत्यादि गंभीर प्रवेशन यौन अपराधों की परिभाषाओं में शामिल किए जाएंगे। सशस्त्र सीमा बलों के हो, कोई हो इस तरह का, डॉक्टर हो, अध्यापक हो, अभी वो फौजी था जिसने गोगा मेडी जी को गोली मार दी राजस्थान में, बताओ, है ना, फौजी होकर के ऐसी हरकत कर दी। तो हो सकता है बुरी आत्मा तो कहीं भी हो सकती है, बुरा इंसान कहीं भी हो सकता है, उससे वो संगठन खराब नहीं होता, ठीक है ना। वो व्यक्ति जो है वो ऐसे संगठन में पहुंच जाता है और उस संगठन को बदनाम कर देता है, लेकिन संगठन बदनाम नहीं होता उससे, ठीक है ना। तो कोई डॉक्टर है, पेशा बहुत पवित्र है, लेकिन गड़बड़ कर दी, अपराध कर दिया उसने। अध्यापक है लेकिन अपराध कर दिया। ऐसा डूंगरपुर में एक अपराध आया था निकल करके, एक प्रिंसिपल था सरकारी स्कूल का, 143 या 146 बच्चों के साथ में जो है
वो उसने यही इसी रेंज एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट उसने किया, ठीक है ना, आजीवन कारावास सड़ेगा, शायद मृत्युदंड मिलना चाहिए उसको तो, ठीक है ना। ऐसा ही एक केस हरियाणा की स्कूल का भी आया था, ठीक है ना, जिसके अंदर खुद हेडमास्टर ने जो है बच्चों का जो है वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन और ये सब किया उनके साथ में, है ना। तो यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर अपराध की स्थिति क्या है, कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, उसमें उस व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में बीतेगा। आजीवन कारावास के अंदर भी संपूर्ण जीवन जो है वो कारावास में बीतेगा। यहाँ पर ये इंटेंसिटी दे दी संपूर्ण जीवन कारावास में। अगर इस तरह के व्यक्तियों ने, जिसको कि एग्रीगेटिव पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोल रहे हैं, धारा 5 में इसकी परिभाषा समझाई गई है कि अध्यापक, डॉक्टर, सशस्त्र बल, पुलिस, परिवार का संबंधी अध्यापक ने अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो उसे एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। धारा 5 में इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 3 में किसकी परिभाषा दी गई है, यहां पर बात कर ले तो पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा दी गई है। और धारा 4 में, धारा 3 की जो गलतियां है उसमें धारा 4 के अंदर उसकी सजा को दिया गया है। धारा 5 के अंदर एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा स्पष्ट की गई है और धारा 6 में उसकी सजा को तय किया गया है कि अगर अध्यापक है, डॉक्टर है, कोई सीमा सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पुलिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संबंधी है, सगा है, परिवार का सदस्य है, तो 20 वर्ष से लेकर के आजीवन तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसको कारावास में रखा जाएगा। धारा 6 सजा निर्धारित करती है प्रवेशन लैंगिक हमले पर, एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पर, जबकि बात कर ले पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सजा जो है धारा 4 में निर्धारित होती है और धारा 5 में परिभाषा दी गई है इसकी और धारा 6 में इसकी सजा निर्धारित हो रही है। ध्यान दे लेना, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात, प्रवेशन लैंगिक हमले की बात कर ले, धारा 3 में परिभाषा है, ठीक है ना। धारा 4 में सजा दी गई है 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास, 16 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। धारा 5 की बात कर लेते हैं, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, सशस्त्र सीमा बल, लोक सेवक, जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, परिवार का सदस्य, अध्यापक, बच्चे साथ, इस तरह का जैसे कोई अधिकारी या लोक सेवक या परिवार सदस्य शामिल होगा, प्रवेशन के आगे गुरुतर लग जाएगा। तो धारा 5 में इसकी परिभाषा दी गई, धारा 6 में सजा निर्धारित कर दी गई है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करेगा तो 20 वर्ष लेके आजीवन तक का कारावास दे दिया जाएगा। समझ चुके होंगे शायद, है ना। 2 आधार है, हमले के कारण बच्चे की मौत और प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, ठीक है ना। 2 यहां पर जो है इसकी स्थितियां समझा रहा है केस की कि हमला किया और बच्चे की मौत होगी और प्राकृतिक आपदा के दौरान जो है वो किया गया हमला। कोई प्राकृतिक आपदा का स्तर चल रहा था, बच्चे पर हमला कर दिया गया या गलती से हमला हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसके अंदर जो है वो गंभीर प्रवेशन यौन हमलों की परिभाषा में 2 आधार और हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर इस तरह का कोई असॉल्ट किया गया है तब भी उसको पॉस्को के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है ना, और सजा दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज अपन ने धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6, धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले को समझा हमने, धारा 5 में हमने गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को समझा, धारा 3 की प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा धारा 4 में स्पष्ट कर रखी है और 7 के अंदर उसकी सजा स्पष्ट कर रखी है। धारा 5 के अंदर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को हमने समझा और कहा गया डॉक्टर, इंजीनियर, लोक सेवक जो भी हैं, परिवार सदस्य, अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं बच्चे के ऊपर तो धारा 5 के अंतर्गत उन्हें 20 वर्ष आजीवन कारावास दिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। ओके, गुड, बताएं। धारा 3 लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा, तो पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। और अब बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट की कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा दे रखी है यहां पर, तो धारा 3 में पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा है, धारा 5 के अंदर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की, एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा है। धारा 3 की परिभाषा की सजा धारा 4 में दे रखी है, 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन तक कारावास जब तक मृत्यु ना हो जाए। धारा 5 के अंतर्गत गुरुतर पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा दे रखी है, इसमें डॉक्टर, लोक सेवक, इंजीनियर, पुलिस वाले, परिवार के सदस्य ने अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चे के साथ में, बच्चों की मृत्यु हो गई तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है ना। धारा 6 के अंतर्गत 3, 4, 5 के अंदर परिभाषा, 6 में सजा, ठीक है। अब धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट को समझा रहा है और 7 की धारा 3 की परिभाषा में सजा धारा 4 में, धारा 5 के अंदर परिभाषा धारा 6 में सजा में,
धारा 7 में सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा और धारा 8 में सजा, ठीक है ना। तो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा से स्तन या स्पर्श करवाता है, करता है या करवाता है, ठीक है ना। लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है तो इसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क होता है तो वह लैंगिक हमला करता है, ठीक है ना। या वो प्रवेश करना चाहता है, संबंध जबरदस्ती बनाना चाहता है या बनवाना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको असॉल्ट में माना जाएगा, मार पिटाई के साथ में, ठीक है। और धारा 8 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा और जुर्माना, है ना, 3 साल से लेके 5 साल तक की। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें घाव पहुंचाने की इंटेंसिटी है 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास, 16 वर्ष से कम है तो 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास। अगर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है किसी व्यक्ति जो कि परिवार का है, पुलिस का है, सशस्त्र सीमा बलों का व्यक्ति है, डॉक्टर है, लोक सेवक है, मतलब सरकारी कर्मचारी है, अध्यापक है, डॉक्टर है, तो 20 वर्ष के आजीवन कारावास, मृत्यु तक, ठीक है ना। और यहां पर जो है तो धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को शामिल किया गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो सजा है वो धारा 4 में दी गई, ठीक है ना, 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक कारावास, 16 वर्ष से कम रहे तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन तक कारावास, मृत्यु तक। फिर धारा 5 के अंदर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला। गुरुतर इसलिए कह रहे हैं कि कोई परिवार का सदस्य था, कोई रिश्तेदार था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, वो पीड़ित मानसिकता के साथ किसी ऐसे लोक सेवक पद पर बैठा था जिसने इस तरह का अपराध किया है तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास, मृत्यु होने तक, धारा 6 में। धारा 7 में लैंगिक असॉल्ट जिसमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, मारपिटाई की गई। और धारा 8 में जो है सेक्सुअल असॉल्ट की सजा 3 से लेकर 5 साल तक, ठीक है ना, और जुर्माना 3 से लेकर 5 साल तक और जुर्माना, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना, इसकी परिभाषा है लैंगिक हमले का अपराध उन परिस्थितियों में गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है जब अधिक तीव्रता से और कुछ निर्दिष्ट स्थितियों के तहत किया जाता है। इस अपराध के तहत यौन हमले में वे कार्य शामिल है जिनमें कोई व्यक्ति प्रवेश के बिना किसी बच्चे को वैजाइनल, पेनिस, एनिस, ब्रेस्ट को छूता है, और गंभीर यौन हमले में ऐसे मामले भी शामिल है जिसमें अपराधी बच्चे से संबंधित होता है या जिनमें बच्चे का यौन अंग, सेक्सुअल ऑर्गन घायल हो जाता है। गंभीर यौन हमलों की परिभाषा 2 आधार पर है, प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला और जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चों को हार्मोन्स या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना, ठीक है ना। कोई रिश्तेदार ने किसी बच्चे को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, संबंध बनाने की कोशिश की, उसको उम्र से पहले मैच्योर करने की कोशिश की गई। असल में जो ब्रोथल्स होते हैं, वैशाली जो होते हैं, वहाँ पर असल में बच्चों के और बच्चों के साथ में किया जाता है ये, ठीक है ना। तो उनके संबंध के अंदर यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है ना। धारा 10 में 5 से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है धारा 10 में। धारा 3 की सजा धारा 4 में, धारा 5 की परिभाषा की सजा धारा 6 में, धारा 7 की सजा धारा 10 के अंदर, धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले को समझाया गया है और धारा 10 के अंदर 5 से 7 साल की सजा इसके अंदर निर्धारित की गई है, ठीक है ना। अब कल इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा तो धारा 11, 12 और 2012 और 2019 का अंतर मैं कल आपको समझा दूंगा। पढ़ के कैसा लगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है इसको, इसका PDF में डाल दूंगा। तो खुश रहें, आबाद रहे, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहे, जुड़े रहे मेरे साथ और सतर्क रहें। समाज के अंदर ईश्वर स्वरूप, खुदा स्वरूप लोग भी हैं और बदमाश भी हैं। बदमाश से सतर्क रहें, गलत जगह कभी मौजूद ना रहें, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। मैं ईश्वरदीन इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ऐप खुल जाएगा, ईश्वरदीन का लिंक दिख रहा होगा, ऐप खुल जाएगा आपका। ऐप के साथ ही आप ऐप डाउनलोड होगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाएँ, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, EMRS सेलेक्ट करें, वहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ई-बुक्स है और रिविजन कोर्स है, ठीक है। तो Y714 कोड लगा कर रिवीजन कोर्स लें, Y714S कोड लगा करके आप टेस्ट सीरीज और ई-बुक ले सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जागरूक रहें।